सुकन्या समृद्धि योजना, इस बारे में क्यों बात करनी है यार। इसमें तो 8-9% का मुश्किल से रिटर्न मिलता है, 21 साल का लॉक इन है। हमारे पास तो ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स हैं जहाँ 14-15%, 20% का रिटर्न मिल रहा है। ऊपर से लिक्विडिटी इतनी है कि आज ही पैसा विड्रॉ कर लो, और सुकन्या समृद्धि में 21 साल के लिए पैसा लॉक इन है। तो क्या सेंस बनता है यार इस बारे में बात भी करने का, बता ना। हाँ वैसे तो बात तो सही कह रहा है, जो भी तेरे पॉइंट्स है बिल्कुल सही है, लेकिन देख चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिख रही है। तो मैं इसमें तुझे बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में चीजें कैसी हैं और तुझे दिख कैसी रही हैं, और क्या हमें म्यूचुअल फंड्स की बजाय इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेटर होगा। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, कौन ओपन करा सकता है ये अकाउंट, इसमें कब कितने साल का लॉक इन है, क्या हम बीच में भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और लास्ट में मेरा वर्डिक्ट कि आपको ये क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम इस वीडियो में पूरे इस बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि वाई सुकन्या समृद्धि योजना। सबसे पहले मैं पहला पॉइंट ही डिस्कस करता हूँ कि यार अगर म्यूचुअल फंड में 13-14% का रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक्स में 13-14% का रिटर्न, 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम इस तरह की स्कीम को कंसीडर ही क्यों करें जहां हमको मुश्किल से 8-9% का रिटर्न मिलने वाला है, ऊपर से 21 साल का लॉक इन रहेगा। देखिए इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हाई एंड साइड में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार बात तो सही है कि वहाँ 14% का रिटर्न मिल रहा है या 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो इंसान हैं वो हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, हम मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है कि हमें किसी ने बता दे कि यार 14% मिल रहा है रिटर्न, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम 15 साल के लिए कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर देंगे। हमारे बहुत सारे इमोशंस होंगे, हो सकता है मार्केट डाउन आ जाए तब हम उसमें से निकाल लें, या पैसों की ज़रूरत आ जाए तब हम उसमें से निकाल लें। लेकिन मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि उनके पास म्यूचुअल फंड में अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, वो रेगुलर SIP कर रहे थे, प्लान उनका भी 15 से 20 साल का ही था, लेकिन जब भी उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने वो पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उन्होंने अपनी जो कंपाउंडिंग है उसको हैम्पर किया, इवन नेगेटिव में भी पैसा निकाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इससे बेटर तो अगर आप किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करते जहाँ 7 से 8% का रिटर्न है, तो आप कम से कम एक पॉजिटिव रिटर्न तो लेके निकलते, बजाय यहाँ पे आप नेगेटिव रिटर्न लेके निकल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। अब दूसरा हम पॉइंट बात करते हैं कि ये आपको ऐसी स्कीम है, बहुत ही रेयर ऐसी स्कीम जहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न मिल रहा है। फिलहाल रेट 8% चल रही है, हालांकि मैं मानता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट रेट था शुरू में 9% था, पर आप एक मान के चलिए कि गवर्नमेंट बॉन्ड की जो रेट चल रही होंगी उस टाइम पे, उससे 2-2.5% आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है। हर क्वार्टर गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती है, फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर अप्रैल से जून वाले Q1 के लिए इसकी रेट 8.1 है, तो वापस मीटिंग होगी, गवर्नमेंट वापस अगले 3 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगी। हो सकता है उसको बढ़ा दे, कम कर दे, लेकिन आप भी कंफर्टेबली मान सकते हैं कि दूसरी और कोई भी स्कीम है या फिर इन्फ्लेशन है, उससे आपको यहाँ पे 2 से 2.5% रिटर्न एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। ये स्कीम EEE में आती है, यानी एग्जेम्प्ट, यानी कि जो पैसा पहले आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पे ATC के अंडर, जो 1.5 लाख की लिमिट होती है। उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें भी कोई टैक्स नहीं देना है, यानी यहाँ टैक्स का कोई काम ही नहीं है। और जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हैं इक्विटी में, तो आपको 15% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल बाद अगर आप करते हैं तो पहले 1 लाख के प्रॉफिट को छोड़ के आपको जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट हो गया है। PPF की तरह ही है, वहाँ वो भी EEE स्कीम में आता है, वहाँ पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, और यहाँ पे भी आपको यही फ़ायदा है। उसके अलावा इसमें ये है, देखिए PPF में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15 साल का लॉक इन होता है, इसमें लॉक इन तो 21 साल का है, लेकिन यहाँ पे मेन कैच ये है कि आपको जो पैसे जमा कराने हैं वो सिर्फ 15 साल के लिए ही कराने हैं। यानी अगर आप 2020 में स्टार्ट करते हैं तो 2035 तक ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको जो इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जो आपका जो कैपिटल है उस पर आपको इंटरेस्ट जरूर मिलता जाएगा 21 साल तक, यानी 2041 तक आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ऐसा PPF में नहीं होता है। यहाँ आपको सोवरियन गारंटी मिल रही है, यानी आप चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं सुकन्या समृद्धि वाला, या पोस्ट ऑफिस में खुलाएं, आपके जो अकाउंट खुला है वो आपका गवर्नमेंट के पास ही खुला है, या वो बैंक बर्बाद भी हो जाती है तो भी आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी की तरह ही काम कर रही है, यहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ सोवरियन गारंटी मिल रही है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ही बर्बाद हो जाती है, मान लीजिए जैसे यूक्रेन हो गया है, तभी आपका पैसा डूबने वाला है, वरना आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। ये गोल बेस्ड स्कीम मान सकते हैं आप इसको। आप आपकी बेटी के लिए अकाउंट खुलवाते हैं तो आप इसमें 21 साल के लिए इसकी जो लॉक इन होता है, तो मान लीजिए अगर आप
आपकी बेटी का अकाउंट तब खुला जब वो 1 साल की है, तो उसके 21 साल बाद यानी जब वो 22 साल की होगी तब आपका अकाउंट मैच्योर होगा, आपको पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो काम आएगा बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए और उसकी मैरिज के लिए काम आने वाला है। तो ये एक तरीके से आप इसको गोल बेस स्कीम मान सकते हैं। हम बात करते हैं कि ये अकाउंट कहाँ खुल सकता है और कैसे खुल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं ऑफलाइन वहाँ जाके, या आप बैंक जो ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है आप उनके पास जा सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जो आपकी बेबी है, डॉटर है, उसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी पेरेंट है उनके बेसिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ एड्रेस प्रूफ, या हो सकता है 1-2 चीज़ वो मुश्किल से और मांग ले, कोई गवर्नमेंट आईडी, आपको ये चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर्म भरना है सुकन्या समृद्धि योजना का, उसमें आपको डिटेल फिल करनी है और उसमें ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर देना है। पहले दिन ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, और अकाउंट खुलेगा मिनिमम 250 रुपीज़ है और मैक्सिमम 1,50,000 है, यानी आप 250 रुपये से लेके 1.5 लाख तक का आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। ये इसकी पूरी एलिजिबिलिटी है। और ये 250 रुपये इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, स्पेशली जो पोस्ट ऑफिस रिलेटेड होती हैं, तो वो आप देखेंगे जो लोअर तबका है, बहुत ही जो लोअर क्लास है, उनके लिए स्टार्ट होती है। जो 250 रुपये साल के कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट है और वहाँ से 1.5 लाख तक ये जाती है। अब हु इज़ एलिजिबल, यानी अकाउंट कौन खुला सकता है, तो देखिए बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, उसके लिए आपकी एक डॉटर होनी चाहिए। और क्या आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं एक डॉटर के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक अकाउंट एक्सिस में खुलवा दें, एक अकाउंट HDFC बैंक में खुलवा दें। आपका जो टोटल है वो अकाउंट एक ही रहने वाला है एक डॉटर के लिए। अगर आपकी 2 डॉटर हैं तो आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप तीसरा अकाउंट नहीं खुलवा सकते। लेकिन अगर इस रेयर केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ट्विन डॉटर हो जाए, तो मान लीजिए आपके पहले से एक डॉटर है, उसके बाद में 2 एक साथ ट्विन डॉटर हो जाती हैं, तो आप उनका भी अकाउंट खुला सकते हैं। अब आपके पास 3 डॉटर हो गई, लेकिन आप अकाउंट उनका भी खुलवा पाएंगे, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं कि आपके ट्विन्स हो गए। लेकिन अगर पहला जो बच्चा है वो ट्विन्स हो जाते हैं, तो वहीं पर आपके 2 अकाउंट की जो लिमिट है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप वहाँ पर अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और अनफॉर्चुनेटली अभी ये ऑफलाइन ही अवेलेबल है, ऑनलाइन कहीं अकाउंट खुल नहीं रहा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मैंने चेक किया, मुझे कहीं मिला नहीं। एक बार तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे पोस्ट ऑफिस हो कहीं भी हो, आप पैसे जमा जरूर आराम से वहाँ पे ऑनलाइन करा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसमें जो डॉटर की एज है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, वो देखिए उस मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। आज आपकी बेबी पैदा हुई, आपको आज अगर बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया टेम्पररी जो होता है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और आपकी जो डॉटर की एज है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स होनी चाहिए। देखिए बेसिक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर 10 के बाद आप अकाउंट खुलवाएं, या इवन आप, मैं बोलता हूँ, अगर आप जब आपकी डॉटर 10 की है तब भी आप अगर ये अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें क्या होगा, 21 साल का लॉक इन है। यानी जब ये लॉक इन पूरा होगा, जब आप पूरा पैसा विड्रॉ करते हैं, तब वो 31 ईयर की हो जाएगी, तब तो उसकी शायद डॉटर हो जाए, तो आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जितनी जल्दी अकाउंट खुलवा सकते हैं आपके लिए उतना बेटर है। तो हम बात करते हैं फीचर ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए पहला फीचर तो ये है कि आप इसमें, आपको 21 साल के लिए पैसा जमा नहीं कराना, आपको 15 साल के लिए पैसा जमा कराना है, और आपको जो अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो 21 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 15 साल तक पैसा जमा कराना है, जबकि आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 21 साल तक का। दूसरा ये है कि आपको, आप देख रहे हैं कि टैक्स डिडक्शन आपको चाहिए, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है ATC में, जो आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स फाइलिंग के टाइम पे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 1.5 लाख है ये टोटल होता है। अगर आपने ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए और जगह ले लिया, ELSS में ले लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी में ले लिया, आपने PPF में ले लिया, तो आपको 1.5 लाख का यहाँ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। टोटल मिला के आपको 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें कितना पैसा मिलता है, आप देखिए कोई भी कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें अमाउंट डालिए। तो आप ग्रो की वेबसाइट पे जाएंगे और सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर सर्च करेंगे, उसमें आप अमाउंट डालिए। अगर आप 1.5 लाख रुपए डालते हैं तो लगभग आप पाएंगे कि 21 साल बाद आपको 67 लाख रुपीज़ के लगभग मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। हालांकि ऑब्वियसली सबके मन में ये आता है कि यार तब 67 लाख रुपीज़ की क्या वैल्यू होगी, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जो मैंने पिछले वीडियोज़ में फॉर्मूला बताया था, आपको सिंपल सा लगाना है, लगभग 6% इन्फ्लेशन मानना है, तब भी आपको 2% के लगभग इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न तो मिल ही रहे हैं, और आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं। आपको ये समझना है, आप ये ना करके अगर कुछ नहीं करते तो उससे तो बेटर है कि आप कुछ कर रहे हैं। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 21 साल बाद भी इसकी वैल्यू लगभग 17-18 लाख रुपीज़ तो होती है, विच इज़ गुड अमाउंट। आई थिंक छोटी मोटी शादी तो हो ही सकती है 18 लाख में।
तो हमको पता है ये तो कि हमें जो लॉक इन है वो 21 साल का है, पर क्या हम इसमें पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो बेटी है वो 18 साल की हो जाती है या फिर वो 10th पास कर लेती है, तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना आपका अमाउंट था, मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने जो आपका टोटल बन रहा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, उसका 50% मैक्सिमम यानी कि 2.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि मैं मान लीजिए मैं IIT की इसको कोचिंग करा रहा हूँ या कॉलेज में भेज रहा हूँ, तो उसमें इतनी फ़ी लग रही है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे कॉलेज की फ़ी के, तब आपको वो 50% विड्रॉ करने को मिल सकता है। अगर आपकी वहाँ पे फ़ी सिर्फ 50,000 है तो आप 50,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बहुत सोच समझ के की है कि पेरेंट्स में एक डिसिप्लिन भी आए, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी रहे, क्योंकि शादी भी ज़रूरी है बेटी की, तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आप विड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 2010 में अकाउंट खुला है तो 2015 तक आप उसमें कुछ भी नहीं निकाल सकते। और इसमें लोन फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। आपको पता है PPF में आपको लोन की फैसिलिटी मिलने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये भी मुझे लगता है काफ़ी सही डिसीजन है, क्योंकि इससे एक डिसिप्लिन जो बना है वो और अच्छे से रहता है। क्योंकि इसका जो होल पर्पज़ है इस स्कीम का वो ये है कि आपकी डॉटर की जो पढ़ाई है और शादी है वो बहुत अच्छे से हो जाए, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं आए। तो इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि अगर आप लोन ले लेते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ भी ह्यूमंस को ऑप्शन मिलेगा हमें, वहाँ पे हमारा जो डिसिप्लिन टूटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ मेन जो एम है वो लॉक इन और हर जो चीज़ है वो इसीलिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए डिसिप्लिन रह सकें और हमारा गोल पूरा कर सकें। और एक और ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए आपकी डॉटर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई है, कोई बड़ी डिजीज़ हो गई है, तो ऐसे टाइम में भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको प्रूव करना पड़ेगा और आपका जो अकाउंट है वो 5 साल के लिए आपका ओल्ड होना चाहिए। अगर ऐसा केस होता है तब भी आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि यार मेन एम ही आपकी डॉटर के लिए था। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब मान लीजिए आप इतने ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, आप इतने आलसी निकले कि आप 1 साल में आपको ये भी याद नहीं आया कि आपको अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, तो आपने 250 रुपये भी जमा नहीं कराए। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है? तो ऐसे केस में क्या होगा कि पहले साल तो गवर्नमेंट को लगेगा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, भूल गया। दूसरे साल, तीसरे साल, अगर आप 3 साल लगातार ये गलती करते हैं तो टेम्पररी जो आपका अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है। और ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ पे भी आपने अकाउंट खुला है वहाँ आपको जाना है। वहाँ आपको पेनल्टी जो 50 रुपये होती है, जो 3 साल के लिए हो गई 150, और 250 रुपये जो मिनिमम थे यानी कि 750 प्लस 150, 900 रुपीज़ आपको वहाँ पे जमा कराना है और आपका अकाउंट दोबारा से रीओपन हो जाएगा और जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसमें क्या है कि आपको अकाउंट खुलाना चाहिए या नहीं। ये तो एक बहुत बेसिक सी बात है कि डॉटर होगी तो ही आपको अकाउंट खुल सकता है, तभी खुलाना है। तो आपको जो एम है आपको उसी में ध्यान रखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ अमाउंट आप यहाँ करिए। आपको लगता है यार 1.5 लाख तो मैं टोटल ही कर सकता हूँ साल में, तो आप ऐसा कर लीजिए कि 60-70 हज़ार यहाँ कर लीजिए, 60-70 हज़ार म्यूचुअल फंड में कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा अल्फा भी जनरेट होगा और यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, जो आपको डिसिप्लिन बना के रखेंगे वो भी होगा। उसके साथ आपको क्या करना है कि जितनी जल्दी अकाउंट ओपन हो सकता है आपको उतनी जल्दी कराना है, क्योंकि आपको जो ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है पैसों की वो आएगी बेटी की जब आपको हायर एजुकेशन करानी है और पढ़ाई करनी है। यानी कि 18 से 25 साल की उम्र में ही आपको ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी ये काम कराना है। और फिर आप सोचते हैं कि यार 9.1% का इंटरेस्ट था जब ये स्कीम शुरू हुई, अब ये 8.18% समथिंग रह गया है, बीच में 7.6% भी चले गया था। तो क्या ये और भी कम हो जाएगा? क्या ये 2-3-4% हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये इन्फ्लेशन और जो गवर्नमेंट बॉन्ड की जो रेट होती है ये उनसे डिसाइड होता है। और इतना गवर्नमेंट को भी ध्यान है कि यार अगर 6% इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है तो अगर हम 2% का इंटरेस्ट देंगे तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बैलेंस व्यू बनाना है और आपको खुद फाइनल आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। थैंक यू।